जम्मू कश्मीर में वोटिंग खत्म होने के बाद एग्जिट पोल ने सियासी गलियारों में हलचल मचा दी है। एग्जिट पोल को लेकर के सियासी रिएक्शंस आने शुरू हो गए हैं। आरोप प्रत्यारोप के साथ ही वार पलटवार का गेम भी चल रहा है। इसी कड़ी में अनंतनाग वेस्ट के बीजेपी उम्मीदवार रफीक वानी ने एग्जिट पोल पर अपनी राय रखी। एग्जिट पोल तो 8 तारीख को सबके सामने आ जाएगा और जिस तरीके से न्यूज़ पे जो आया है, मुझे नहीं लगता है ऐसा कुछ एग्जिट पोल सही है। मेरा ये मानना है कि भारतीय जनता पार्टी 35 से नीचे नहीं आने वाली है और नेशनल कॉन्फ्रेंस की अगर बात करेंगे तो 26 से ऊपर वो जा ही नहीं सकती है। कांग्रेस की बात अगर करेंगे तो 6 से ऊपर वो जा ही नहीं सकती है। पीडीपी की अगर बात करेंगे तो 7 से 8 सीटें उनके हाथ में आ रही है। तो निश्चित तौर पे जो परसों जो 8 तारीख को जब बैलेट बॉक्स खोले जाएंगे, जब रिजल्ट सामने आ जाएगा तो आपको डिफरेंट लगेगा, क्योंकि 10 साल जो मोदी जी ने यहाँ पे डेवलपमेंट किया है, जो उसने पीस प्रोसेस के लिए यहाँ पे काम किया है, उसका जो परिणाम है वो आज इस 8 तारीख को देखने को मिलेगा। तो उसी दिन सबको पता चल जाएगा कि किसका पला भारी है। जम्मू कश्मीर एग्जिट पोल 2024 पर श्री गुफवारा बिजबिहाड़ा असेंबली सीट से बीजेपी के उम्मीदवार सोफी यूसुफ ने अपने पहले रिएक्शन देते हुए एग्जिट पोल को महज एक अनुमान बताया। इस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा, बीजेपी जम्मू कश्मीर और हरियाणा दोनों जगह पर सरकार बनाने जा रही है, वो भी अपने दम पर। हाँ, ये जरूर है कि जम्मू कश्मीर में कुछ आज़ाद उम्मीदवार बीजेपी के साथ आएंगे। देखिए, एग्जिट और एग्जैक्ट में बहुत फर्क है। ये जो आज का एग्जिट पोल है, पहले मैं आपको कहना चाहूंगा कि मैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया को मुबारकबाद देना चाहूंगा। जो आज ईमानदारी से लोगों ने वोट किए, खुश असलूबी से वोट किए, बिना किसी के देखने से वोट किए। CCTVs लगे थे पोलिंग बूथों पे। पोलिंग अमला को पता नहीं है जिस बूथ में मैं वोटिंग करने गया, उस बूथ के पोलिंग अमले को ये पता नहीं है सोफी यूसुफ ने किसको वोट दिया। तो एग्जिट पोल कहाँ से है? एग्जिट पोल परसों 11 बजे तक आपको हम बता देंगे। आप मेरे पास आ जाना। भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर में अपने बलबूते पे सरकार बनाएगी। जो एग्जिट पोल भी बता रहा है होगा नहीं, लेकिन ये उनको अपनी तरफ लाने का प्रयास करते रहेंगे। कांग्रेस का चेहरा खुल कर के सामने आ गया है, क्योंकि यही बोलते थे कि बीजेपी की बी टीम है। अब ये जो अलगाववादी हैं उनके साथ ये किस तरह से मिलना चाहते हैं। देखिए, जब 4 सीटें रहेंगी तो कहीं भी जाएं तो कौन इनको पूछ रहा है। तो अब इनका आधार ये तो इस इलेक्शन ने कश्मीर में भी समाप्त कर दिया है। इससे पहले भी लोकसभा इलेक्शन में जो हुआ महबूबा जी के साथ, वो भली भांति जानती हैं। अब कोई ना कोई सर्वाइवल का रास्ता तो ढूंढेंगी। देखिए, हम सबसे बड़ा दल बन करके उभरेंगे, ये तय करता है। कांग्रेस और दूसरे जो उसके एलाइंस हैं वो उस तरह से बता रहे होंगे, लेकिन 8 तारीख को जो सही पिक्चर है वो सामने आएगी, उसके बाद ही कोई बात की जा सकती है। देखिए, जो एग्जिट पोल आ रहे हैं वो अपने आप में सच्चाई पेश कर रहे हैं, और जो बढ़त बता रहे हैं कांग्रेस की और नेशनल कॉन्फ्रेंस की, वो बिल्कुल दुरुस्त है। क्योंकि इलेक्शन के दिन ही पता चल गया था लोगों को कि सब लोगों के अंदर जो गुस्सा, जो रोष पिछले 10 वर्षों से इस सरकार ने जो जुल्म ढाए थे जम्मू कश्मीर के लोगों पे, ये उन्होंने अपना गुस्सा यहाँ जाहिर किया, और वो वोट की शक्ल में किया। क्योंकि वोट ही एक ऐसी डेमोक्रेसी में वोट एक ऐसी ताकत है जो जुल्म करता है उसको हटा देते हैं। तो ये जो आज एग्जिट पोल जो बता रहे हैं, हकीकत में भी यही होगा, और मुझे उम्मीद है कि हकीकत में हो सकता है ये टैली और बढ़े। खैर, ये दावे होते रहेंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है जिस पे गौर करने की ज़रूरत है कि एग्जिट पोल है, एग्जैक्ट पोल नहीं है, और वाकई हमें इंतज़ार करना होगा। लेकिन आखिर एग्जिट पोल
किन बुनियाद पे बनाई जाती है और उसके अंदर की बारीकियां क्या है, अब तक का रिजल्ट क्या रहा है, जम्मू कश्मीर की सूरत हाल क्या है और वाकई ग्राउंड से किस तरह की खबरें निकल करके सामने आ रही है जो कि प्रभावित हो सकती हैं रिजल्ट पर। इन तमाम चीज़ों पे हम गौर करेंगे। हमारे साथ जनाब अहमद एयाज साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं और श्रीनगर से मीर जुड़े हुए हैं। आप लोगों का इस्तकबाल करते हैं। मीर, आपकी तरफ आने की कोशिश करूंगा। पहले मैं ग्राउंड रियलिटी जानने की कोशिश करूंगा, फिर इस पे अंदाजे पे आएंगे। ग्राउंड रियलिटी क्या है? जो एग्जिट पोल वो आपने देखा ही होगा। बिल्कुल सही कहा आपने। जिस तरह से अभी आपने अल्फाज इस्तेमाल किए कि एग्जिट पोल एग्जैक्ट पोल नहीं है, यानी कि इसकी जितनी भी रिसर्च होती है या कैलकुलेशन होती है वो प्रोबेबिलिटी पे और पॉसिबिलिटीज पे क्रिएट की जाती है। इसमें कहीं पे इस तरह की कोई अल्टीमेट इंफॉर्मेशन नहीं होती है, कोई क्लियर इंफॉर्मेशन नहीं होती है जिसको एनालाइज करके एक क्लियर फिगर सामने रखी जाए। तो पूरी जो ओवरऑल इसकी जो स्टडीज होती हैं वो हमें प्रोबेबिलिटी और पॉसिबिलिटी पे देखने को मिलती है, यानी कि जो भी एक फिगर सामने आता है वो फ्लक्चुएट कर सकता है, वो उसमें अप डाउन की पॉसिबिलिटीज 100% होती हैं। किसी भी तरीके से हम उसको एग्जैक्ट लेवल पे नहीं देख सकते। ये पहले एग्जिट पोल है। सेकेंड, जिस तरह से मैंने आज अर्ली मॉर्निंग में भी ये कहा था कि जो कैलकुलेशन की जाती है वो वोटर्स के रेस्पॉन्स पे कैलकुलेट किया जाता है। जिन्होंने वोट कास्ट किया होता है उनसे रेस्पॉन्स लिया जाता है, उन बेसिस पे कहीं ना कहीं पे एक रिसर्च डेवलप की जाती है और उसको एनालाइज करने के बाद एग्जिट पोल को एक तरीके से सामने रखा जाता है, उसकी रिपोर्ट बनाई जाती है। और करंटली अगर हम पॉलिटिकल लेवल पे देखें, जितनी भी यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज हैं, चाहे हम रीजनल लेवल पे बात करें या हम नेशनल लेवल की पॉलिटिकल पार्टीज की बात करें, जम्मू कश्मीर एक ऐसी लोकेशन रही है जहां पे पॉलिटिकल सिचुएशंस कभी स्टेबल नहीं रही हैं। अक्सर हमने यहाँ पे जो ऊपर नीचे की जो सिचुएशन है देखने को मिली है। और क्लियरली जितने भी लीडर्स ने, रिप्रेजेंटेटिव्स ने पॉलिटिकल लेवल पे अभी बाइट्स में अपने जो स्टेटमेंट्स हमारे सामने रखे, उसमें आपने कहीं ना कहीं पे ये जरूर देखा होगा कि कुछ लोगों का ये मानना है कि वो एग्जिट पोल पे किसी भी तरीके से कॉन्फिडेंस नहीं रखते हैं। 8 तारीख को जब रिजल्ट निकलेगा उस पे वो अपना राय दे पाएंगे। और कहीं ना कहीं पे कई ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज है जिनका एक कॉन्फिडेंस लेवल है, जिनका मानना है अपने पॉलिटिकल पोजीशन को लेकर कि वो यहाँ पे एक बड़े बहुमत के साथ जीत दर्ज करेंगे। यानी कि हर एक पॉलिटिकल पार्टी का अपना एक रद्द अमल है, चाहे हम एग्जिट पोल की बात करें या वोटिंग के बाद जो काउंटिंग होनी है उस पे अगर हम देखें तो अलग अलग हर एक पॉलिटिकल लीडर का एक अलग नजरिया है देखने का, हर एक पॉलिटिकल पार्टी का एक अलग तरीका है देखने का। तो उसमें कहीं ना कहीं पे ये जो एग्जिट पोल की जो सिचुएशन जो कई दिनों से इवॉल्व हुई है और सुर्खियां बटोर रही हैं, इसकी जो एग्जिस्टेंस है उस पर कॉन्फिडेंस रखना किसी भी तरीके से शायद ये एक सही तरीका नहीं होगा। और इस पे किसी भी पार्टी को हम अगर ये देखें कि कोई पार्टी जीतने वाली है एज पर द assumptions, एज पर द कैलकुलेशंस ऑन द पॉसिबिलिटीज ऑफ द प्रोबेबिलिटीज, तो वो शायद कहीं ना कहीं पे सही बात नहीं बनेगी। हाँ, ये जरूर है कि जो पॉलिटिकल पार्टी जम्मू कश्मीर में रही हैं उनका कितना कार्यकाल रहा है, उन्होंने अपने कार्यकाल में लोगों के लिए क्या किया है, लोगों का उनके लिए क्या रिस्पॉन्स रहा है, और करंट डेट में जिस तरह से असेंबली इलेक्शंस हुए उसमें लोगों ने किस पार्टी को वोट दिया, उन सारी चीजों पे पूरा जो ये सिनेरियो है एग्जिट पोल का ये डिपेंड करता है। तो क्लियरली यही बात इसमें सम अप करके हम बोल सकते हैं कि आने वाले समय में 8 तारीख को जब काउंटिंग होगी, ऑफिशियल लेवल पे कैलकुलेशंस हो जाएंगी, एक क्लियर फिगर हमारे सामने नजर आएगी, तब हम ये जरूर कह सकते हैं कि किस पार्टी ने जीता है, किस पार्टी ने अपने स्टेटमेंट को पब्लिक के सामने पॉलिटिकल लेवल पे प्रूव किया है कि जो उन्होंने कहा वही हुआ, और किस पार्टी के जो दावे आज तक रहे हैं कि वो एक बड़े बहुमत के साथ जीत हासिल करेंगे या दूसरी पार्टी को वो हराएंगे, वो सारी जो चीजें हैं, जितने भी स्टेटमेंट्स है पॉलिटिकल लेवल पे जो हमें सामने आ रहे हैं इस टाइम पे, ये सभी चीजें उन फिगर्स के सामने जब रखे जाएंगे तो सारी चीजें जो है ये क्लियर आउट हो जाएंगी। तो कहीं ना कहीं पे 2 दिनों का हमारे पास ये इंतजार है। आज की शाम की अगर हम बात करें और कल के दिन का, और परसों हमें यहाँ पे वोटिंग और इसकी काउंटिंग देखने को मिलेगी। तो जो अभी जितनी भी ये पिक्चर जो हमें कहीं ना कहीं पे धुंधली नजर आ रही है, और उस धुंधली पिक्चर में हर एक अपने आप को देखता है, कहीं ना कहीं पे जब ये पिक्चर साफ हो जाएगी, फ्रेम क्लियर हो जाएगा, ऑटोमेटिकली जो तस्वीर है वो पब्लिक के सामने आएगी और जितने भी दावे हैं वो क्लियर हो जाएंगे। बिल्कुल। जनाब अहमद एयाज साहब की तरफ आने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आपका रद्द अमल चाहेंगे इस एग्जिट पोल पे।
नहीं, ये सही बात है कि एग्जिट पोल जो होता है वो एग्जैक्ट रिजल्ट नहीं होता है, उसमें हम सब इत्तेफाक करते हैं। लेकिन किसी न किसी तरह के एग्जिट पोल को बिल्कुल सिरे से नकारा भी नहीं जा सकता है, इसलिए कि ये जो ओपिनियन इंसान बनाता है, जो भी एग्जिट पोल के लिए कोई जो सामने आता है, उनकी ओपिनियन जो आती है या उनका जो राय है, होता है लोगों का, वोटर्स का मूड देखा जाता है और उनका वोट डालने के बाद उनका क्या रिस्पॉन्स रहा है, कहाँ वोट डाला है, क्या नहीं डाला, कैसे किया, उन चीजों को मद्देनजर रखकर ही एक ओपिनियन बनाई जाती है, एक अंदाजा लगाया जा सकता है। और अंदाजा कहीं न कहीं मिलता जुलता मोस्टली दिखता रहा आज तक। तो हाँ, वो कभी कभार ऐसा कोई फर्क आ सकता है बहुत ज्यादा, लेकिन बाय एंड लार्ज एग्जिट पोल के आसपास की रिजल्ट्स भी देखे गए हैं। तो मुझे लगता है कि जो अभी एग्जिट पोल अभी जम्मू कश्मीर का सामने आ रहा है, उसका भी यही लग रहा है कि जो दिख रहा है उसी के आसपास रिजल्ट दिखेगा, अंदाजा वही है। जहां तक पॉलिटिकल पार्टीज का ताल्लुक है, कोई ऐसी पॉलिटिकल पार्टी नहीं है रही आज तक कि जो ये कहेगी नहीं, मैं नहीं जीत रहा हूं, मैं अपनी गवर्नमेंट नहीं बना सकता हूं, या मुझे कुछ वोट्स, मुझे कुछ नंबर्स कम पड़ेंगे, ऐसा कोई भी नहीं दिखा। तो उनके लिए भी कौन सा पैमाना होता है कि वो किस बुनियाद पर वो कह रहे हैं, क्योंकि ये सही बात है कि वोटर का जो वोट होता है वो तो सीक्रेट बैलेट होता है। एक पार्टी को भी कहां से पता चलता है जो ये दावा करती है कि आज की तारीख में भी अगर देखोगे आप, किसी भी पार्टी से पूछो, कांग्रेस से पूछो, नेशनल कॉन्फ्रेंस से पूछो, पीडीपी से पूछो या बीजेपी से पूछो, कहते कि हम पूरी बहुमत के साथ गवर्नमेंट बनाएंगे, उनके पास भी कोई पैमाना नहीं होता, अंदाजे होते हैं, उनके अंदाजे होते हैं। तो इसलिए अंदाजे कहीं न कहीं सही होते हैं। बिल्कुल। इसमें एक चीज़ मैं आपसे ये समझने की कोशिश करूंगा इसके बाद कि आखिर अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस अलायंस जीतती है तो क्या वजूहात होंगे, और अगर वाकई नहीं जीत पाती है तो क्या वजूहात होंगे। इन दोनों पॉसिबिलिटीज़ पे मैं आपसे बात करूंगा, लेकिन मीर आपकी तरफ आने की कोशिश करते हैं। पहले मैं ये समझने की कोशिश करूंगा कि ख़ास तौर पर किस पार्टी को सबसे ज़्यादा ग्राउंड में रिस्पॉन्ड किया है आवाम ने, कोई क्या ख़ास फिगर हम जाहिर कर सकते हैं? well, एज ऑफ नाउ जिस तरह से एग्जिट पोल की रिएक्शंस हमें देखने को मिली हैं, और अगर हम पॉलिटिकल बैकग्राउंड देखें किसी पर्टिकुलर पार्टी का, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस कहीं ना कहीं पे सरफहरिस्त हमें देखने को मिलती है, क्योंकि उनकी जो पॉलिटिकल प्रेजेंस है जम्मू कश्मीर में काफी लंबे चौड़े समय से हमें देखने को मिली है। उसके बाद अगर हम देखें तो हमें पीडीपी नजर आएगी। तो कहीं ना कहीं पे जो ज्यादा दिखा है, जिसने अपना ज्यादा टाइम पब्लिक में दिया है, और क्योंकि उनके सीएम भी रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पे ये जरूर कहा जा सकता है कि पब्लिक का जो झुकाव जो है, या जो पब्लिक का जो रेस्पॉन्स जो है, वो शायद कहीं ना कहीं पे इस पार्टी की तरफ हमें देखने को मिल सकता है। क्योंकि काफी दिहाइयों से आज की डेट में जो 70 साल के हैं, 60 इयर्स के हैं, उन्होंने भी अपने वक्त पे नेशनल कॉन्फ्रेंस का साथ दिया है जब वो जवानी में थे। क्योंकि आज की डेट में भी अगर आप किसी 60 ईयर या 70 ईयर ओल्ड से बात करेंगे तो डेफिनेटली आपको कहीं ना कहीं पे उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ झुकाव देखने को मिलेगा। इनफैक्ट हमने कई सारी आप तक बाइट्स भेजी हैं, उन बाइट्स में आपने देखा होगा कि जिनकी एज आज की डेट में 70 साल की है, वो शेख अब्दुल्ला कहीं ना कहीं पे अपने दिल में जगह बनाए हुए हैं, उनके दिल में उनको रखा हुआ है। तो कहीं ना कहीं पे ये जरूर कहना है कि जिस पार्टी का ज्यादा टाइम स्पैन रहा है जम्मू कश्मीर में पॉलिटिकल लेवल पे, उनका पब्लिक का थोड़ा बहुत जो झुकाव है वो हमें उनकी तरफ देखने को मिलेगा। दूसरी बात ये है, जो बड़ी बात है कहीं ना कहीं पे, जो पॉलिटिकल लेवल पे पॉलिटिकल लीडर्स का जो एक कार्डर अगर हम देखें, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास एज कंपेयर टू अदर पार्टीज अगर हम देखें जम्मू कश्मीर की, चाहे नेशनल पार्टी हो या यहाँ की रीजनल पॉलिटिकल पार्टी हो, तो उनके पास कार्डर काफी लंबा चौड़ा है, एक बहुत बड़ी टीम है उनके पास। आपको याद होगा पार्लियामानी इलेक्शंस के दौरान नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 2 रोज उन्होंने मीटिंग बुलाई, जो कि कंटिन्यूअसली 2 दिन चली। इनफैक्ट वो तीसरे दिन भी आधे दिन तक वो मीटिंग चली, जिसमें जितने भी उनके लीडर्स हैं जम्मू कश्मीर के, सबके साथ वहां पे मशवरा किया गया, एक फॉर्मुलेशन तैयार किया गया, और उसके बाद जो कंटेस्ट करने वाले थे कैंडिडेट्स, उनको बाकायदा तौर पर पार्टी की तरफ से स्ट्रेट कमांड्स दी गई थी कि वो किस तरह से अपने इलाकों में जाके पब्लिक के साथ डील करेंगे,
जो कमांड्स थी पार्टी की तरफ से, पॉलिटिकल लेवल पे मैं बात कर रहा हूं, बिल्कुल वहां से इंश्योर किया गया था कि जो भी उस मीटिंग हॉल से बाहर निकलेगा वो एक 100% और परफेक्ट प्रेजेंटेशन पब्लिक के सामने देने की कोशिश करे, जो कि मैनिफेस्टो का एक फ्रेम है, जो कि कमिटमेंट्स पार्टी की तरफ से है, उन कमिटमेंट्स को वो सही तरीके से पब्लिक के सामने रखे। और अगर उसके बाद की जो रिएक्शन है देखें तो जिस तरह भी जितने भी कैंपेनिंग्स हुई, गैदरिंग्स हुई नेशनल कॉन्फ्रेंस की, उसमें हमें बढ़ चढ़ के लोगों की जो पार्टिसिपेशन देखने को मिला। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात है और इसकी कई मरतबा हमने लोगों को देखा भी है पुष्टि करते हुए, खासतौर पे सियासी पंडितों को। खैर, इसमें क्या रियलिटी है, कितनी सच्चाई है, वो सारी चीज़ें आगे भी देखेंगे। मीर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़े रहने के लिए और तमाम तरह मालूमात के लिए। जनाब अहमद याज साहब, अब आपकी तरफ आते हैं। सवाल वही बरकरार रहेगा कि अगर मान लीजिए कि एग्जिट पोल के अनुसार एनसी अलायंस जीत जाती है तो क्यों जीतेगी, और अगर हार जाती है, उस हिसाब से नहीं आ पाते, तो फिर क्या वजूहात हो सकता है? एनसी अलायंस जो फुटबॉल अलायंस है, उनके जीतने के अच्छे चांसेस है। उनका हारने का ऐसा नहीं लग रहा है, और जीतने का उनका यही वजह है कि शायद एक तो यह है कि जहां तक नेशनल कॉन्फ्रेंस का ताल्लुक है, उनका जो बेस है स्ट्रॉन्ग बेस है। बेशक अगर लोग बदजन भी है सियासत से, जहां तक नेशनल कॉन्फ्रेंस का ताल्लुक है या पीडीपी का ताल्लुक है, यहाँ की जो रिवायती जमातें हैं, बदजन है सियासत से, तो लेकिन क्योंकि उनका बेस स्ट्रांग है, उनका ऑर्गेनाइजेशन जो है काफी स्ट्रांग है, कार्डर उनका सही है, तो और ऑल्टरनेट भी कोई है नहीं, मुतबादिल कोई है नहीं जिसको एक वोटर वोट डाल सकता है एक पॉलिटिकल पार्टी की हैसियत से, जिसकी एक कॉन्फिडेंस हो कि भाई ये एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है कि जो कल को रियासत को, जो जम्मू कश्मीर को चला सकता है सही तो, या लोगों के मामलात को देख सकता है। ऐसा कुछ दिखा नहीं। अगर कोई आया, कोई इंडिविजुअल लेवल पर आया और वो भी कोई ऐसा कोई खास नामवर जैसे कहेंगे, कोई खास बंदा नहीं आया, कोई खास कैंडिडेट नहीं आया, और पॉलिटिकल पार्टी भी कोई सामने ऐसी नहीं जिसका कुछ तजुर्बा हो, लोगों को कॉन्फिडेंस हो कि भाई एक पॉलिटिकल पार्टी है कि जो कर सकती है, तो हमारे लिए कोई काम कर सकती है, तो वही एक वजह है। शायद लोगों का रुझान इस वक्त भी तरफ रहा। और दूसरा चूंकि सिचुएशन इस वक्त यह है कि जो बीजेपी का रूल रहा कुछ सालों से, तो उनकी वजह से लोग बड़े परेशान हैं, काफी मुश्किलात लोगों को महसूस हो रहे हैं, और उसकी वजह से वो कुछ चाहते थे कि कुछ न कुछ से बाहर आने के लिए कोई ना कोई सामने हो, जो अपनी हुकूमत हो, अपने वो हम वोट डालें, कोई अपना कैंडिडेट हो जिसको हम एमएलए बना सकते हैं, ताकि हमारे जो एक्सेसिबिलिटी रहेगी कल को, जो आज तक 10 साल में देखी कि एक्सेसिबिलिटी नहीं रही और भी उसके साथ साथ मुश्किलात पैदा हो गए, तो उनसे बाहर निकलने के लिए शायद कुछ न कुछ रास्ता निकाल। तो क्या वाकई नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस अलायंस को आभास हो गया था पहले से ही, यही वजह कि पीडीपी को उन्होंने साथ लेना मुनासिब नहीं समझा, जो सबसे ज्यादा सीट प्रीवियस में हमने देखा था लाते हुए उनको? नहीं, मुझे जो इसमें लग रहा है वो ये है कि पहले एक पीएजीडी बन के यहाँ पे, जिसको हम कार अलायंस भी कहते थे, कि जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस भी था और पीडीपी था, पीडीपी भी था, एक मुश्तरका एक ऑर्गेनाइजेशन बनी उनकी, कुछ जम्मू कश्मीर के मामला को लेकर, जैसे की बात हुई या पंजाब के तहत बात हुई या बाकी जो मामला हुए, तो उनको लेकर एक पीएजीडी बना था कि हम मुश्तरक तौर इसमें लड़ेंगे। लेकिन उसके बाद जब पार्लियामेंट्री इलेक्शन का आना शुरू हो गया, तो शायद उसी को चलते पीएजीडी, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी दूर हो गए, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने शायद नहीं चाहा कि पीडीपी को साथ लेकर के चलें। बिल्कुल, अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस पीएजीडी में पीडीपी को साथ ले रही थी, तो फिर इलेक्शन के बाद उनको साथ ना लेकर कांग्रेस को साथ क्यों लिया, ये एक बड़ा। बिल्कुल, मैं जम्मू का भी रुख कर लेते हैं, उसके बाद आपकी तरफ आएंगे। ख्वाहिश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ख्वाहिश, ग्राउंड रियलिटी समझने की कोशिश करूंगा एग्जिट पोल के हिसाब से। एग्जिट पोल आपने देखा, लेकिन उसके बावजूद जो एग्जिट पोल के हिसाब से ग्राउंड की सच्चाई है वो क्या हो सकती है, क्या अंदाज़ा लगाया जा सकता है? देखिए आमिर, बहुत सारी चीज़ों को लेके लोगों ने मतदान केंद्रों तक पहुंचे और वोट किया।
क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि 10 साल से असेंबली इलेक्शन नहीं हुए हैं, बहुत सारी चीजों में लोगों को जो है परेशानियां दिक्कत पेश आई हैं, और इस बीच सबसे बड़ा बदलाव ये हुआ कि धारा 370 और 35 हटी। जम्मू कश्मीर को जो स्पेशल स्टेटस मिला हुआ था वो हट गया। उसके अलावा यूटी बना दी गई और यूटी के बड़े सारे कानून यहाँ पर लगातार इम्प्लीमेंट किए गए हैं। और हालांकि विकास जो है केंद्र कर रहा है, लेकिन कई सारी परियोजनाएं हैं अभी कंप्लीट होने में वक्त लगेगा। लोग इस बीच कई सारी मुश्किलात अभी भी फेस कर रहे हैं। यहाँ पर बड़ी सारी विधवाएं हैं जिनकी काफी लंबे वक्त से पेंशन बंद है, बुजुर्गों की पेंशन बंद है। बहुत गरीब तबका ऐसा है जो कि सरकारी सहायता पर निर्भर करता था कि पेंशन आएगी तो अपनी दवा दारू वो ले लेंगे, या फिर कई और कुछ बुजुर्गों के भी बड़ी समस्याएं थी। उसके अलावा राशन जो मिलता था प्रति व्यक्ति उससे कम कर दिया गया, और मोस्टली ज्यादातर राशन डिपो से चीनी तो नजर आ रहा था, चीनी कहीं मिलती ही नहीं, हालांकि पहले मिलती थी और एक समय तो जो है वो केरोसिन ऑयल भी मिलता था। अब ये चीजें बंद हो गई हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें जो बिजली का लोगों के लिए दरें थी, पहले लोग कम दरें थी पे करते थे, लेकिन अब जिस तरह से वो साफ तौर पर स्मार्ट मीटर लगे हैं, किसी का बहुत ज्यादा बिल आ रहा है, किसी का कम आ रहा है। युवाओं का रोजगार का मुद्दा है, पढ़ लिख लेते हैं, डिग्रियां हासिल कर लेते हैं, लेकिन नौकरी नहीं है। प्राइवेट सेक्टर की बहुत ज्यादा कमी है, इंडस्ट्रीज बहुत ज्यादा नहीं है, बाहर जाना पड़ता है। तो लोगों को भी ये भी दिक्कत है कि पढ़े लिखे बच्चों को अपने घरों से दूर भेजना पड़ता है। अग्निवीर जैसी स्कीम आई जिसके बाद युवा कहीं ना कहीं वो भी बहुत ज्यादा नाराज हुए, क्योंकि जम्मू कश्मीर का बहुत ज्यादा ऐसा बेल्ट है जहाँ से इंडियन आर्मी के लिए जो है पूरे आप कह सकते हैं युवा तैयारी करते रहते हैं, जहाँ भी भर्ती होती है वो उसके बाद जाते हैं। लेकिन अग्निवीर स्कीम आने के बाद बड़े सारे युवाओं ने का जो हौसला है, मुराल है वो टूटा है। पूर्व सैनिकों ने भी इसको लेकर नाराजगी जताई। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है नाराजगी का, और इसको भी कहीं ना कहीं एनसी कांग्रेस ने जो है अच्छी तरह से खींचा है, चाहे लोकसभा चुनाव हो या फिर विधानसभा चुनाव हो। उसके अलावा अगर हम बात करें पर्टिकुलर महंगाई एक मुद्दा है यहाँ पर, वो भी बहुत ज्यादा उस पर दिक्कत परेशानियां हैं। सरकारी नौकरी निकल ही नहीं रही है, ये भी एक बहुत इश्यूज है। तो इन चीजों को लेकर नाराजगी की तो हम अगर लिस्ट बनाए तो बहुत लंबी है। लेकिन अगर दूसरी बात करें, बीजेपी ने विकास भी बहुत सारे कराए हैं, क्योंकि अगर हम यहाँ एम्स दोनों जगह कश्मीर में भी बन रहा है, जम्मू में बन के शुरू हो गया है, IIT है, IIM है। लेकिन लोग ये कहते हैं कि ये ऐसे प्रतिष्ठान है जहाँ पर अच्छे अव्वल दर्जे के नंबर लेकर के कई एंट्रेंसेस जो बड़े हैं उनको पास करके यहाँ पे एडमिशन मिलती है, आम बच्चा यहाँ पे जा नहीं सकता। टूरिज्म की बात करें, टूरिज्म का बहुत ज्यादा पोटेंशियल है, बहुत कुछ करना उसके लिए बाकी है। अभी उसको लेकर ज्यादा चर्चा भी नहीं हुई है, ना ही इस तरह का कोई माहौल नजर आ रहा है। हालांकि उसके लिए बोला ये जरूर जा रहा है कि टूरिज्म हम बढ़ा रहे हैं, टूरिज्म अच्छा हो जाएगा, उसको लेकर भी बड़ी सारी ढिलाई है, खासतौर पर जम्मू प्रोविंस में है। तो अगर हम नेबरिंग स्टेट की बात करें, हिमाचल में जैसे हर उसका जो जिला है, हर उनका टूरिज्म स्पॉट है, वहां पर होम स्टे की ऑप्शंस हैं, हर जगह जो एक्सप्लोर करने वाली है, वहां की स्टेट गवर्नमेंट जो है बड़ा फोकस करती है। लेकिन हमारे यहाँ पर बड़ा कम पोटेंशियल जो है वो दिखाया जाता है, इंटरेस्ट दिखाया जाता है, कुछ ही चीजों को लेकर बार बार वो रिपीट की जाती है, तो उससे कितना ही चीजें एक्सप्लोर होंगी या फिर उसमें टूरिज्म को बढ़ोतरी मिलेगी, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिसको लेकर अभी बहुत कुछ करना बाकी है, और अभी बहुत कुछ हो भी रहा है, उसको होने में कंप्लीट होने में टाइम लगेगा। लेकिन ओवरऑल लोगों की नाराजगी का बहुत लंबा कहीं ना कहीं एक आप कह सकते हैं समय हो गया है। वही कारण है कि इस बार जो है एनसी और कांग्रेस के तरफ जो है वो ज्यादा वोटिंग टर्नआउट हुआ है, और जो एग्जिट पोल्स आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं यही बता रहे हैं कि एनसी और कांग्रेस की सरकार बन रही है। मैं जनाब अहमद यास साहब की तरफ आने की कोशिश करूंगा और आपसे ये समझने की कोशिश, क्या आप 5 अगस्त 2019 को जो चीज़ें हुई और उसके बाद जो हालात बदले, एक लंबे वक्त तक नेता तो नेता, आम आवाम भी एक खुली जेल की तरह कहीं ना कहीं बंद और घुटन महसूस करते रहे, कहीं ना कहीं क्या ये भी एक बड़ी नाराज़गी हो सकती है लोगों का, बीजेपी से मुखर होना, मुंह फेर लेना, क्या ख़ासतौर पर जम्मू के या फिर पंजाब के इलाकों में? और सबसे बड़ा वजह जो दिख रहा है वो वही दिख रहा है कि जो आपके अभी रिपोर्टर्स बता रहे थे उनका तो असर है ही। उनके अलावा जो असल बात यहाँ है जम्मू कश्मीर में, खासतौर कश्मीर में, लोग अपने आप को एक पाबंद सा, एक पाबंदी सी महसूस कर रहे हैं और एक घुटन सा महसूस कर रहे हैं, जैसे कहीं कोई हमें बात खुलेआम नहीं कर सकता, ऐसा महसूस हो रहा है लोगों के पास कि कोई बात करने से डरता है, कहीं कुछ ना हो, कोई बाकी चीजें ना हो, किसी इसमें ना फंसाया जाए। एक लोगों के पास है ये डर सा है, खौफ सा है। तो वो एक वजह है उससे बाहर आने के लिए, सबसे बड़ा वजह जो मैं देख रहा हूँ। एक तो है ये मसले जो ये बता रहे थे, ये तो है ही जनरल मसले है ये,
और उसके साथ साथ ये जो मसला मैं बता रहा हूँ कि भाई लोग घुटन से महसूस कर रहे हैं, अपने आप को बंद सा पा रहे हैं, वो एक इशू है कि जिसकी वजह से लोग इस वक्त चाहते हैं कि किसी भी तरीके से एक इलेक्टेड गवर्नमेंट हो, अपने नुमाइंदे हो, तो शायद इससे हम बाहर निकल। ठीक है जनाब अहमदिया साहब, क्या मैं इससे हट करके अगर कोई चीज़ समझने की कोशिश करूं आपसे, जैसे कि मान लीजिए कि जैसे रोज़गार का मुद्दा बहुत बड़ा रहा, बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है, वाकई बिजली पानी का मुद्दा रहा और उस पर कहीं ना कहीं बातचीत होती रही, क्या इस 9-10 साल के अरसे में अगर एलजी गवर्नमेंट इसे दुरुस्त करने की कोशिश करती तो क्या दुरुस्त किया जा सकता था? क्या ऐसी चीज़ें पॉसिबल थी, संभव थी कि जम्मू कश्मीर की ये जो ग्राउंड प्रॉब्लम है जिसकी वजह से प्रोटेस्ट हो रहे थे, लोग आवाज़ उठा रहे थे, क्या ये सारी प्रॉब्लम दुरुस्त की जा सकती थी, कम से कम 50% भी? बिल्कुल बिल्कुल, मुझे लगता है 50% क्या 100% किया जा सकता है। अभी आप देखिए अनएम्प्लॉयमेंट यहाँ इन 10 साल के दरमियान कितनी बढ़ गई है, जिसमें सारे जो हमारे जम्मू कश्मीर के नौजवान हैं सब इसमें लपेटे जा रहे हैं। उसके अलावा जो रोजमर्रा के मसाइल है, यहाँ बिजली के फिर भी लोगों को बिजली मैसर हुआ करती थी और कोई इतना ज्यादा फीस नहीं देना पड़ता था। अभी इस विंटर इस समर को देखोगे आप, पहली बार यहाँ कर्टेलमेंट देखी जा रही है, यहाँ बिजली की कटौती होती है और फीस बहुत ही बढ़ाए गए, उसके वजह से लोग बड़े परेशान हैं। और ये सही बात है, कुछ परेशानियां ऐसी होगी या पीएसए को चलते बहुत सारे जर्नलिस्ट को भी बंद किया गया था, चाहे वो लिखते थे या कुछ और करते थे या कहीं कुछ बात करते थे, वो किया गया, उनको भी बंद किया गया। तो अब ये सारी चीजें एक फैक्टर बन गया कि जिसकी वजह से लोग अपने आप को परेशान महसूस कर रहे हैं कि भाई यहाँ हुकूमत तो जो एक आम इंसान है उसको ये है कि भाई मैं हुकूमत भी बनाता हूँ, मेरे वोट से हुकूमत भी बनती है, जब तक मैं नहीं वोट डालूंगा तब तक प्राइम मिनिस्टर तक भी नहीं बनेगा, मेरे टैक्स से सारा सिस्टम निजाम चलता है, चाहे लोगों की मुलाजिमों की तनख्वाहें हो, चाहे गवर्नमेंट के ऑपरेशंस हो, और फिर मैं ही अपने आप को कैद बंद महसूस करूं, और वो भी जो मैंने अनप्रेसिडेंटेड देखा है, इन द सेंस कि 10 साल के अंदर जो लोगों ने महसूस किया वो शायद आज तक महसूस उन्होंने नहीं किया। अब वो दूसरी बात है, जम्मू कश्मीर में हालात मिलिटेंसी की वजह खराब है, तो इसका ये मतलब नहीं कि मिलिटेंसी की वजह से हर एक को दबाया जाए, हर एक को ये एहसास दिलाया जाए कि भाई आप गलत हो, आपको ये नहीं करना, आपको वो नहीं करना। उसके साथ साथ जो उसकी रोजमर्रा की फैसिलिटीज है, जैसे मैंने कहा बिजली की फैसिलिटीज है, वो मैसर रहा हो, फीस ज्यादा हो। और यहाँ कुछ इलाके हैं जहाँ लाल चौक जो हमारा सेंट्रल जो कैपिटल है जम्मू कश्मीर का, श्रीनगर, 8 किलोमीटर की दूरी पर अभी भी हम देख रहे हैं कि ड्रिंकिंग पानी पीने के लिए उनको रिवर झेलम से डायरेक्टली पानी पीना पड़ता है, उनके पास वाटर सप्लाई नहीं है थ्रू टैप्स। और कोई आज तक पूछा 8 किलोमीटर दूर, जस्ट 8 किलोमीटर दूर श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में। तो ये मामले जरूर है, ये नहीं है। करप्शन की बात है, सबसे बड़ा यहाँ प्रॉब्लम है करप्शन की। और क्यों नहीं किया जा सकता था, मैं खुद महसूस कर रहा हूं कि भी क्या वजह है कि करप्शन को स्टॉप नहीं, एंड की ना किया जा सकता, क्या वजह है, क्यों नहीं किया जा सकता? क्या गवर्नमेंट के पास इतना कोई सिस्टम नहीं है कि करप्शन को टैकल किया जाए? और सबसे ज्यादा करप्शन हो रहा है। तो यही मामले हैं कि जिससे लोग परेशान है, लोगों की सहूलियतें नहीं है। यहाँ क्लर्क के पास, दफ्तरों में क्लर्क के पास मुश्किल है जाना, कोई काम नहीं होगा उसके साथ जब तक उसको पैसा ना दिया जाए। पटवारियों के पास जाके लोग परेशान है क्योंकि कोई सिस्टम नहीं है कि जिसकी वजह से वो उसको तंग ना करे। तो ये मामले हैं जो अच्छी तरह से सिस्टम में डाली जा सकती। एक अकाउंटेबिलिटी अफसरों की हो, अकाउंटेबिलिटी मुलाजिमों की हो, जो लोगों की खदमत के लिए, लोगों के सर्वेंट्स हैं, उनको पहले ये एहसास भी नहीं है कि मुलाजिमों को एहसास भी नहीं कि हम पब्लिक सर्वेंट्स हैं। वो एहसास दिलाना किसका काम? वो भी तो गवर्नमेंट में जो जिम्मेदार हैं, जो बरसर इख्तियार है लोग, उनकी जिम्मेदारियां उनको दिलाना। अगर कोई ये बहुत ही लास्ट में जो आपने कहा कि सरकारी मुलाजमीन की आखिर रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन तय करेगा, और इस 10 साल में जो लोगों ने झेला है, बिल्कुल इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। अनंतनाग का एक बार रुख कर लेते हैं, जुनैद हमारे साथ जुड़े हुए हैं ग्राउंड से। जुनैद, क्या जो भी एग्जिट पोल है उस पर आपकी नज़र है? मैं समझने की कोशिश करूँगा ग्राउंड
की सच्चाई क्या कुछ नजर आई अब तक, खासतौर पे तशरीरी मुहिम में प्रचार प्रसार के दौरान लोगों ने उसी वक्त ही कुछ न कुछ एक वाज़ेह इशारा जरूर दिया होगा? देखिए, अगर हम अनंतनाग की बात करें तो अनंतनाग में माहौल इस टाइम जो है बहुत ही ज्यादा गर्म है। हर किसी जगह पे जो है एग्जिट पोल की जो है लगातार बात हो रही है। मगर सबसे बड़ी बात यही है कि लोग ये बोल रहे हैं, नेता भी यही बोल रहे हैं, ये एग्जिट पोल है, एग्जैक्ट पोल नहीं है, स्टिक पोल नहीं है। तो ये 8 जो आने वाले 8 अक्टूबर है उसको जो है नतीजों का जो है सामने जो है वो पता चलेगा। मगर सबसे बड़ी बात यही है किस तरीके से जो है यहाँ पे अलग अलग जगहों पे जो है अफवाहें जो है गर्म है। चाहे हम अनंतनाग की बात करें या दूरी कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करें, अनंतनाग वेस्ट की बात करें, अनंतनाग की बात करें या बिजबेहरा सिंगाफरा सेगमेंट की बात करें, क्योंकि लोग भी बहुत ही ज्यादा इस टाइम देख रहे हैं, क्योंकि अलग अलग चैनल्स देख रहे हैं। सबसे बड़ी बात यही है कि हमने पल भर की खबर जो है आपने दर्शकों को जो है वो पहुंचा रहे हैं। तो मगर जिस तरीके से लोग भी यही है कि कब रिजल्ट जो है, क्योंकि कल का दिन बाकी रहेगा और परसों जो है रिजल्ट जो है वो सामने आ जाएगा। मगर जिस तरीके से अलग अलग नेता जो है ये बोल रहे हैं कि नहीं, हम जो है हमारा जो है सीएम कैंडिडेट होगा, हम जो है इक़्तिदार में आएंगे और हम जो है हमारी सरकार जो है वो होगी। मगर जिस तरीके से अब लोगों में भी ये देखने को मिल रहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी, क्योंकि यही दो पार्टीज है जिनको जम्मू कश्मीर में जो है खासा टक्कर जो है वो देखने को मिल रहा है। क्योंकि अगर हम इंडियन नेशनल कांग्रेस की बात करें, उन्होंने कहीं कहीं जो है अपने कैंडिडेट जो है वो खड़ा, क्योंकि इस टाइम वो कोलिशन में जो है वो चल रहे हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस और इंडियन नेशनल कांग्रेस। मगर सबसे बड़ी बात यही है कि पीडीपी भी अब जो है वो दावा कर रही है कि नहीं, हम भी जो है वो सरकार बनाएंगे और हमारी सरकार जो है वो आने वाले जो है 5 साल के लिए जो है वो होगी। मगर जिस तरीके से अब क्योंकि जिस तरीके से हमने नेताओं से बात की, नेताओं का कहना यही है, क्योंकि अगर हम भाजपा की बात करें, भारतीय जनता पार्टी जो कि सूफी यूसुफ है जो कि वाइस चेयरपर्सन है भारतीय जनता पार्टी जम्मू एंड कश्मीर के, उन्होंने यही कहा कि हमने बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट भी, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो है उठाए हैं, हम यहाँ से और भी 2-4 सीटें जो है वो लेंगे। मगर सबसे बड़ी बात यही है जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स है वो हमारे कैंडिडेट्स है, प्रॉक्सी कैंडिडेट्स हमने बहुत ज्यादा उठाए हैं, उन्हें ऑन स्क्रीन और रिकॉर्ड जो है वो बोला है। और जिस तरीके से हमने देखा कि अब ये चुनाव का माहौल जो है लगातार गर्म होता जा रहा है, क्योंकि अब कल का दिन बचा है और परसों जो है रिजल्ट होने वाला है। तो सभी की सभी निगाहें जो है वो एग्जिट पोल में जो इस टाइम टिकी हुई है। अलग अलग लोग जो है अलग अलग चैनल्स का जो है वो रुख करते हैं और अलग अलग चैनल में जो है अलग अलग एग्जिट पोल जो है वो सामने किए हैं। मगर मुद्दा और मकसद यही है कि कौन जम्मू एंड कश्मीर में जो है सरकार बनाएगा और आवाम किसे अपना मत देती है, बहुत बड़ा सवाल है। शुक्रिया हमारे साथ जुड़े रहने के लिए जुनैद और तमाम मालूमात के लिए। जनाब अहमद यास, अब हमारी बात वहाँ पे अटकी हुई थी कि जो ये 10 साल गुजरा है, क्या वाकई लोगों ने एक बड़ी परेशानी देखी है, सरकारी दफातर का चक्कर लगाया है, खुशामदें की है और काम लोगों के पेंडिंग पड़े हुए जिसकी वजह से परेशान होकर के उन्होंने इलेक्शंस के मुतालबात किए थे? बहुत कम रही और एक्सेसिबिलिटी भी नहीं रही, वो भी एक बात है। और यहाँ जो मुलाजिम है, सरकारी मुलाजिम है, उनको ये डर रहा कि भाई कहीं हम करप्शन ना करें, लेकिन काम अगर कहीं ना करें, उनको ये नहीं कहीं भी महसूस हुआ कि हमारी अकाउंटेबिलिटी है और हमारे को इसके ऊपर पूछा जा सकता है, ऐसा दिखने को नहीं मिला। इस वजह से भी लोग बड़े परेशान है यहाँ। और नहीं तो मेरा मानना है हुकूमत कोई भी हो, चाहे किसी भी की हो, अगर लोगों की परेशानियां ना बढ़े, लोगों की परेशानी को देखा जाए, मुझे नहीं लगता कि लोगों को ये परेशानी की हुकूमत कौन करेगा, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस है, पीडीपी है, बीजेपी है, ये मेरा मानना है। और जी आई एम श्योर कि हर एक ही चीज से इत्तेफाक करेगा, उनको इस चीज से गर्ज नहीं है। हाँ, वो कुछ लोग होते हैं, पार्टीज के लोग होते हैं, तो कार्डर होता है कि हमारा नेशनल कॉन्फ्रेंस आना चाहिए, हमारा पीडीपी आना चाहिए, हमारा कांग्रेस आना चाहिए, लेकिन आम इंसान को इससे कोई गर्ज नहीं है कि भाई मेरा कौन सा गवर्नमेंट होगा। उससे मसला ये है कि मेरे मसले हल हो, मेरा पानी हो, मेरा बिजली हो, मेरा जब भी कोई मसला आए उसको कोई सुनने वाला हो और उसको हल करने वाला कोई हो। और मतलब लोगों को सबसे ज्यादा इस चीज की चिंता है कि उनके मसाइल हल हों, हुकूमत चाहे जिसकी भी बने। बिल्कुल बड़ी बात है। और मैं आपसे ये भी समझने की कोशिश करूंगा, जैसे जुनैद अभी कह रहे थे, उनसे अलग हट करके अगर हम जो आज़ाद पार्टियां हैं, आज़ाद उम्मीदवार हैं, उनके ऊपर अगर बात करें, अब तो खुल करके भी सही में ये कहा जाने लगा है कि हमने वाकई प्रॉक्सी खड़े किए थे और हमने आज़ाद उम्मीदवार को वादी के अंदर उतारा था। इस मरतबा क्या उनका आप असर रसूख देख पा रहे हैं?
रिजल्ट पे क्या असर होगा? देखना ये है, हम तो कहेंगे भाई हमने आजाद में उतारे हैं, इंडिपेंडेंटली उतारे हैं कैंडिडेट्स और उनका हमारा प्रॉक्सीज है, जो भी है हमारे सपोर्ट से है, लेकिन सवाल ये है कि आने वाला कौन है इंडिपेंडेंस में, दैट्स इम्पोर्टेंट कि कौन ऐसा आदमी है जो अपने बलबूते पर या किसी के सपोर्ट से आने वाला है। अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। यहाँ इंजीनियर रशीद जो इतना बड़ा पार्टी लेकर चला, जिसने उमर अब्दुल्ला तक हरा दिया, चीफ मिनिस्टर रहा है, बड़ी पार्टी का लीडर रहा है उसको, और हम देख रहे थे कि शायद असेंबली इलेक्शंस में वो बहुत कुछ कर पाएगा। नहीं लग रहा है कि सब कुछ कर पाएगा वो। बेशक वो कुछ वोट ले सकता है, जो असेंबली सेगमेंट्स है उसके, जो जहां जहां कॉन्टेस्ट किया वहां वोट ले सकता है, लेकिन वो इसकी वजह वजूहात क्या होंगी कि अगर वो इस मरतबा बुलबुला साबित हुए असेंबली में, तो वजूहात क्या होंगी? सॉरी, असेंबली इलेक्शन में लोकसभा की तरह अगर उनकी कारकर्दगी नहीं हो पाती है तो वजूहात क्या होंगी? वही प्रॉक्सी वाली बात, ABCD वाली बात? उसका सबसे बड़ा वजह यही लगा, यही रहा कि उसके पीछे एक टैग लगा कि भाई ये बीजेपी का स्पॉन्सर्ड है, और जेल में उसको इसीलिए छोड़ा गया कि भाई सपोर्ट हो, बीजेपी का सपोर्ट हो जाए। आई मीन ये एक टैग, अब उसके पीछे क्या सदाकत है वो हम नहीं कह सकते, लेकिन एक टैग लग गया उसको। जब पार्लियामेंट्री में इलेक्शन में उसका ये टैग इमीडिएटली नहीं लगा था, लेकिन बाद में पॉलिटिकल पार्टीज, खासतौर नेशनल कॉन्फ्रेंस, क्योंकि उनका कार्ड मैंने कहा बहुत मजबूत है और वो बात को मोबिलाइज करने में कामयाब हो जाते हैं। तो नहीं तो उनकी भी इतनी साख्त उस लिहाज से नहीं है कि लोग उनसे बहुत बड़े खुश है, ऐसा भी नहीं है, लेकिन उनका कार्ड मजबूत है, ऑल्टरनेट भी नहीं है, इसलिए वो मूवमेंट कर पाते हैं बाकी के नस्बत से। जैसे कोई इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट इतना नहीं कर पाता है, इतना नहीं चल पाता है जितना एक नेशनल कॉन्फ्रेंस का कैंडिडेट जो भी हो वो चला जा सकता। नहीं तो हमने यहाँ देखा कि एक यहाँ कॉन्स्टिट्यूएंसी है ईदगाह, वहाँ जो भी कैंडिडेट उन्होंने डाला है बहुत पहले का, तो उसके खिलाफ जबरदस्त नेशनल कॉन्फ्रेंस ने वहाँ अपने लोगों ने मुखालफत की, भाई ये मतलब काफी ज्यादा इसका असर रसूख है और ये वजह की बातें भी बहुत जल्दी फैलती है। खैर, इसका क्या असर देखने को मिलेगा फिलहाल हम देखेंगे। नूर हमारे साथ जुड़े हुए हैं बडगाम से, उनकी तरफ रुख करने की कोशिश करेंगे। नूर, सबसे ज्यादा शोरगुल, शोर शराबा जो जिस डिस्ट्रिक्ट में हमने सबसे ज्यादा देखा उनमें से एक बडगाम भी रहा। क्या वहाँ की सूरत हाल देखने को मिल रही है और एग्जिट पोल के बाद अभी क्या सूरत हाल है, लोगों की क्या बातें चल रही है? जी आमिर, अगर हम बात करेंगे जिला बडगाम में जो उमर अब्दुल्ला की एंट्री हुई खासतौर पर मेन टाउन कॉन्स्टिट्यूएंसी में, और वो भी जब लास्ट डे था फॉर्म सबमिशन का, तो उस दिन उमर अब्दुल्ला ने जो ही फॉर्म भरा तो उसके बाद ये पता चला कि बडगाम की जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो कितनी इंपॉर्टेंस रखती है। तो उसमें कई देखा गया जो तशहीरी मुहिम थी, तो मुख्तलिफ पार्टीज ने जो है अपनी तशहीरी मुहिम में लोगों को अपनी तरफ जो है खींचने का काम शुरू किया, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी देखा जाता है कि जो जिला बडगाम है, 5 कॉन्स्टिट्यूएंसीज है जिला बडगाम में, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है डोमिनेंस कई सीटों पर दिखा रही है। और अगर देखा जाए तो इसके क्या रीजन है, क्योंकि जो बाकी पार्टीज है उनमें वो कैंडिडेट जो उतनी स्ट्रेंथ के कैंडिडेट्स वहां पर नहीं थे। खासतौर पर हम बीरवा की बात करेंगे तो बीरवा में स्ट्रेंथ कैंडिडेट्स भी नहीं देखी गई, और साथ साथ में जो लोग हैं लोगों ने अपना मूड जो है अब की बार चेंज किया, क्योंकि नौजवानों ने काफी तादाद में जो है शिरकत की इस इलेक्शन में।